देखो बच्चों, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का देखो हम लोग एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। ये वाला क्या क्वेश्चन है? देखो, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने हैं। फंक्शन क्या है? देखो 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, है ना। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन देखो हमें निकालने हैं इस फंक्शन के, है ना। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन देखो मैंने समझाया अभी। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है? फंक्शन डबल डेरिवेटिव अपनी वैल्यू बदल देता है। ठीक है, बहुत बार समझा। देखो ध्यान दो, जैसे क्या करेंगे, इसको y के इक्वल ले लिया। सबसे पहले इसको y बराबर ले लिया 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब। देखो इसका dy dx निकालना तो क्या होगा? देखो 12, है ना, x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, है ना। इसका dy dx देखो हमने यहाँ पर निकाला। अब देखो dy dx क्या हो गया? 12x स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आएगा? देखो x माइनस 1 आएगा। ध्यान दीजिए, ठीक। अब देखो, जैसे हम लोग जब फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालते थे तब भी तुमको एक थ्योरी मैंने बताई थी कि सबसे पहले क्या करते हैं। देखो हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो करते हैं। डिफरेंशिएशन जीरो करने के बाद हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालते हैं और वहां से हमको फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा मिलता है। देखो सारी चीजें एक जैसी हैं। जैसे अगर हमें इसका ग्राफ बनाना हो या मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो या पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना हो तो वो सारी की सारी चीजें एक जैसी होती हैं। मतलब वो एक ही चीज है। चाहे आपको पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना हो, मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना हो, इवन टेंड आपको अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना हो, तब भी वो करना वही पड़ता है। जनरली हर जगह पर, जितनी भी जगह है सब पर हमें करना देखो वही पड़ता है। देखो ध्यान दो यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो जैसे dy dx निकाला। देखो अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालें तो क्या होगा? देखो क्या होगा? 12 बाहर है, पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन 1 प्लस दूसरा फंक्शन, पहले का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक, देखो ये क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 2x, है ना। देखो क्या हुआ? 12 3x स्क्वायर माइनस का 2x, है ना। ध्यान दीजिए, देखो अब क्या हो रहा है। अगर हम डबल डेरिवेटिव को देखें यहां पर तो डबल डेरिवेटिव देखो हमें ये मिल रहा है 12x अंदर से कॉमन ले लो तो मिलेगा 3x माइनस 2। अब देखो डबल डेरिवेटिव 0 पर और 2/3 पर अपना साइन बदल देगा, है ना। देखो जैसे हम लोग वेविकर मेथड से देखते हैं, एक पॉइंट हो गया 0 और एक पॉइंट क्या हो गया बोलो 2/3। तो क्या हुआ? देखो इसके आगे पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, है ना। तो देखो डबल डेरिवेटिव अपना साइन 0 पर 2/3 पर चेंज कर रहा है। तो x बराबर 0 और x बराबर 2/3 ये हमारे दो क्या हो गए बोलो? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गए। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। देखो ये दो हमारे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गए 0 और 2/3, क्योंकि 0 पर और 2/3 पर फंक्शन डबल डेरिवेटिव अपना साइन बदल रहा है ना। और इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर देखो, अब देखो डबल डेरिवेटिव 0 होगा, ट्रिपल डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, ये चेक करने की जरूरत नहीं यहाँ पर है। बस हमने चेक कर लिया कि डबल डेरिवेटिव अपना साइन कहाँ चेंज कर रहा है, तो बस वही पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसमें कोई गलती कभी भी नहीं आएगी, है ना। अब आपको जरूरत नहीं है कि आप डबल डेरिवेटिव को 0 चेक करें और ट्रिपल डेरिवेटिव को नॉन 0 चेक करें, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस आप चेक कर लें डबल डेरिवेटिव कहाँ साइन चेंज कर रहा है, तो दो पॉइंट्स मिले, यहाँ पर हमारा पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। देखो जैसे मान लो अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें मान लीजिए मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता। अब देखो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने की क्या थ्योरी होती थी? देखो ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का सवाल खत्म हो गया, ये दो हमारे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गए। अब याद करो मैंने आपको मैक्सिमा और मिनिमा की बारे में क्या बताया। देखो ध्यान दो, जैसे ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मैंने बताया था कंटिन्यूअस फंक्शन में मैक्सिमा या मिनिमा उसी पॉइंट्स पर मिलता है जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। देखो मैंने बताया था कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ कहाँ मिल सकता है। मैक्सिमा मिनिमा उन पॉइंट्स पर मिल सकता है जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, या फिर मैक्सिमा मिनिमा उन पॉइंट्स पर मिल सकता है जहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। याद करो, देखो जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे मान लो ये है, अब देखो जैसे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो देखो यहाँ पर आपको मैक्सिमा मिल गया, देखो यहाँ पर कॉर्नर है, यहाँ मिनिमा मिल गया,
या फिर देखो मैंने बताया था उस पॉइंट पर जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, या तो डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा मिलता है, या उस पॉइंट पर मिलता है जहां कॉर्नर होता है, मतलब जहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। देखो जैसे ये डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है, इस पर आपको मैक्सिमा मिल रहा है, इस पर देखो कॉर्नर है, मिनिमा मिल रहा है, देखो इस पर कॉर्नर है, मिनिमा मिल रहा है, देखो इस पर d/dx 0 है, मिनिमा मिल रहा है। हाँ, या फिर एंड पॉइंट पर भी मिलता था, याद करो एंड पॉइंट पर भी आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिल सकता था। ये मैंने आपको समझाया था, बहुत डिटेल से समझाया था, उसको एक बार फिर रिवाइज करो, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, हमेशा डिफरेंशिएबल है, तो इसमें डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स मिलने के चांस नहीं है, कॉर्नर वाले पॉइंट्स भी मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि देखो ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है और हमेशा डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इसमें ये वाले पॉइंट्स, डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स या कॉर्नर वाले पॉइंट्स हमको नहीं मिलेंगे, एंड पॉइंट भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें इंटरवल दिया ही नहीं गया। एंड पॉइंट तब मिलते जब हमें क्लोज इंटरवल दिया जाए। देखो यहाँ पर हमें क्लोज इंटरवल भी नहीं दिया गया, हमें पूरी रियल लाइन पर देखना है, तो एंड पॉइंट्स भी नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे फंक्शन का अगर मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा तो उन पॉइंट्स पर मिलेगा जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा, है ना, क्योंकि जो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होंगे उनका मैक्सिमा या मिनिमा उन्हीं पॉइंट्स पर मिलेगा जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा। मैंने बताया था ऐसे पॉइंट्स को स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। एक मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स भी बताया था, क्रिटिकल पॉइंट्स में वो पॉइंट्स आते हैं जहां पर d/dx 0 होता है या जहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन ध्यान देना उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स उसी पॉइंट को कहते हैं जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो और उस पर या तो d/dx 0 हो या उस पर d/dx एग्जिस्ट ना करे, ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये मैंने आपको डिटेल से बातें बताई थी। तो देखो ध्यान दो, मैक्सिमा या मिनिमा या तो डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट पर मिलता है, या कॉर्नर वाले पॉइंट पर मिलता है, या एंड पॉइंट पर मिलता है, या फिर उस पॉइंट पर मिलता है जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होता है, मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब जहां पर डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब देखो यहां पर ना तो हमें डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट मिलेंगे ना हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे, तो यहां पर मैक्सिमा या मिनिमा उन्हीं पॉइंट पर होगा जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा बस। ठीक है, तो इसीलिए हम डिफरेंशिएशन को 0 करके मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते। देखो मैक्सिमा या मिनिमा से मतलब मेरा होता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। जब भी हम सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा बोलेंगे इसका मतलब हमेशा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात हम करेंगे, ध्यान देना। ठीक है, ग्लोबल जब बोलेंगे तो अलग से लिखेंगे ग्लोबल, ग्लोबल को एब्सोल्यूट भी कहते हैं और लोकल को रिलेटिव भी कहते हैं, ये बातें मैंने आपको समझाई थी, है ना। लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा भी कहते हैं, और ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा को एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा भी कहते हैं। ये बातें मैंने आपको समझाई थी पहले भी। ठीक है, देखो हाँ, अगर डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स मिले या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स मिले तो फिर सवाल ग्राफ से होता है, फिर थ्योरी काम नहीं करती, है ना। ऐसा फंक्शन जहां पर डिसकंटिन्यूटी मिले या जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल मिले या जहां पर एंड पॉइंट्स मिले, फिर सवाल को ग्राफ से करना पड़ता, मैंने समझाया था आपको। यहां पर ग्राफ की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, देखो क्या करेंगे। देखो सबसे पहला काम d/dx को 0 करेंगे, है ना, d/dx को 0 करेंगे। ध्यान दो d/dx देखो हमने ये निकाला था, क्या हो गया देखो 12x² x - 1 बराबर 0, तो x² x - 1 बराबर 0, देखो x² बराबर 0 या फिर x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 मिला या x बराबर 1 मिला। ध्यान दीजिए ये दो पॉइंट्स मिले जहां पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो डबल डेरिवेटिव हमने निकाला हुआ है, डबल डेरिवेटिव को चेक करें। देखो जैसे डबल डेरिवेटिव में x बराबर 0 रखें, ठीक, तो देखो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, x बराबर 0 रखें डबल डेरिवेटिव में तो 0 हो जाएगा, तो अभी मैक्सिमा मिनिमा नहीं कह सकते। अगर डबल डेरिवेटिव 0 होता है तो मैंने बताया था मैक्सिमा मिनिमा नहीं कह सकते। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो उसे लोकल मिनिमा कहते हैं, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो उसे लोकल मैक्सिमा कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो देखो 0 पर डबल डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब अब हमें ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा।
देखो ध्यान दो, जैसे जीरो एक्चुअली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो ध्यान देना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है ना। अगर हम कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर मैक्सिमा या मिनिमा कभी भी नहीं होगा, समझ लो अच्छे से, ठीक। खैर कोई बात नहीं, ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का सवाल था तो हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाला। अगर ये मैक्सिमा मिनिमा का सवाल होता तो हम क्या करते, डबल डेरिवेटिव जीरो को देखते ही ट्रिपल डेरिवेटिव निकालते। देखो जैसे अगर हम इसी से ट्रिपल डेरिवेटिव निकालें तो देखो ट्रिपल डेरिवेटिव क्या होगा, 12 बाहर आ गया, ठीक। देखो क्या हुआ, पहला फंक्शन x, दूसरे का डिफरेंशिएशन, है ना, क्या हो गया बोलो 3, प्लस दूसरा फंक्शन 3x माइनस 2 और पहले का डिफरेंशिएशन 1, ठीक। अब देखो इसमें x को 0 फिर से रखो तो क्या होगा, देखो 12 0 और प्लस 0 माइनस 2, देखो ये माइनस का 24 आया, मतलब नॉन जीरो आया। देखो जीरो पर डबल डेरिवेटिव जीरो है और ट्रिपल डेरिवेटिव नॉन जीरो है, इसका मतलब जीरो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो जीरो पर मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ध्यान दीजिए, ना तो मैक्सिमा मिलेगा इस पॉइंट पर और ना ही आपको इस पॉइंट पर मिनिमा मिलेगा, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और वो हम पहले ही चेक कर चुके थे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ध्यान देना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा, है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर कभी भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा अब देखो जीरो पर कुछ भी नहीं मिला, 1 पर चेक किया जाए। देखो अगर हम इसमें x इक्वल टू 1 रखेंगे, देखो अगर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे, देखो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, देखो x को 1 रखो तो 12 इंटू 1 मतलब क्या हुआ बोलो, पॉजिटिव। तो इसका मतलब x बराबर 1 पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी x बराबर 1 क्या हो गया बोलो, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक। तो देखो ये बात यहां कंफर्म हो गई कि x बराबर 1 पर लोकल मिनिमा है, तो सिर्फ आपको एक लोकल मिनिमा मिला किस पॉइंट पर, x बराबर 1 पर। मतलब अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का सवाल होता है ये तो ऐसे करते, अगर ये सवाल मैक्सिमा मिनिमा का होता, यहां पूछा नहीं गया, बताया मैंने, अगर ये क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का होता तो फिर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक नहीं करते, फिर सवाल ऐसे करते, सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 करते, उससे x मिला, जो x मिला वो डबल डिफरेंशिएशन में रखते, फिर चेक करते क्या हो रहा है। जैसे देखो 0 पर डबल डेरिवेटिव 0 तो ट्रिपल डेरिवेटिव चेक किया, ट्रिपल डेरिवेटिव नॉन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक। फिर दो पॉइंट्स मिले थे, x0 मिला था, x1 मिला था, x बराबर 1 भी इसमें रखेंगे, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ बोलो, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ध्यान दीजिए, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ बोलो, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। तो अगर ये सवाल मैक्सिमा या मिनिमा का होता तो ऐसे करते, है वो सब चीजें एक जैसी ही, वो मतलब काफी मिलती जुलती चीजें हैं, तो इसीलिए वो हैं सब चीजें एक ही जैसी। अब देखो जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए ये थ्योरी जरूरी है, डबल डेरिवेटिव साइन चेंज करने वाली थ्योरी, क्योंकि अगर हम इस मेथड से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखना चाहेंगे तो देखो 0 तो मिला लेकिन 2/3 नहीं मिला, क्योंकि देखो 2/3 पर d/dx 0 नहीं है, तो मैंने बताया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर डिफरेंशिएशन का 0 होना जरूरी नहीं होता है। तो देखो जैसे 2/3 यहां से नहीं मिला, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की यही थ्योरी सबसे अच्छी जो हमने आपको पहले बताई थी, है ना। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव को देखना होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए आप d/ds को 0 करके और ये सब प्रोसेस नहीं करेंगे, ध्यान देना, ये तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने की प्रोसेस है। अब मैक्सिमा मिनिमा निकालने की प्रोसेस के दौरान अगर आपको एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गया तो ठीक है ना, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ही नहीं है, दो है, ध्यान देना। अब देखो जैसे मान लो इसी क्वेश्चन का अगर हमसे कहा जाए ग्राफ प्लॉट करो, हाँ, देखो
अब जैसे मान लो अगर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना होता वो भी यहीं से कर सकते थे। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में हमें कहा जाए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करो, है ना। देखो इस क्वेश्चन में कहा जाए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करो, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या देखो मान लो ग्राफ बनाना होगा तब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना होगा वैसे भी। तो मान लो ग्राफ बनाते हैं इसका, देखो इसका मान लो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। मिटा दें इसको, लिखो पहले, लिखो जल्दी लिखो, मिटा दें देखो इसको फटाफट। देखो क्या करें, देखो इसका हम लोग ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना। देखो ये इसको मिटाते हैं यहां से। इसका मान लो हम लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वैसे भी देखो ये d/dx अपना आया था ना, देखो ये d/dx आया था। देखो ध्यान दो, अब जैसे अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते तो d/dx का साइन देखते, है ना। d/dx पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा, और d/dx नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग होगा, मालूम है हमको पहले से ही बात। तो जैसे क्या हुआ, देखो 1.0 है, 1.1 है ना। इसका साइन चेक करना, वेविकर मेथड लगाइए, क्या होगा देखो ध्यान दो, पॉजिटिव पावर 1 है, ऑड पावर पर साइन चेंज करते हैं, इवन पावर पर साइन चेंज नहीं करते। याद है आपको वेविकर मेथड जिसमें पावर ज्यादा ज्यादा होती थी, है ना, वो वेविकर मेथड जिसमें पावर ज्यादा ज्यादा होती थी। ऑड पावर पर देखो जैसे x - 1 की पावर ऑड है तो 1 पर साइन चेंज होगा, लेकिन देखो x² है, मतलब यहाँ पर 0 मिलेगा, 0 की पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, देखो माइनस का माइनस ही रहेगा। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ कि 1 के पीछे d/dx नेगेटिव है ना। फिर समझो ध्यान से, देखो ये पावर 1 है, ऑड पावर है, तो 1 पर साइन चेंज करेंगे, स्टार्टिंग प्लस से ही करते हैं हमेशा, स्टार्टिंग हमेशा प्लस से ही करते हैं, प्लस 1 पर साइन चेंज किया, लेकिन देखो 0 यहां से मिला, इसकी पावर क्या बोलो इवन, 0 पर साइन चेंज नहीं होगा, इधर माइनस तो इधर भी माइनस ही रहेगा। तो देखो यहां से क्या मिला कि 1 के पीछे यानी -∞ से 1 तक देखो ये d/dx नेगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया बोलो, डिक्रीजिंग हो गया। ध्यान दीजिए -∞ से 1 तक देखो d/dx नेगेटिव है, फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, और 1 से लेकर के इंफिनिटी तक देखो d/dx पॉजिटिव है, तो फंक्शन क्या हो गया बोलो, इंक्रीजिंग हो गया। ध्यान दीजिए, ठीक। 1 के पीछे d/dx नेगेटिव है तो देखो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, मैंने बताया था ये सिंबल होता है डिक्रीजिंग का, और 1 से इंफिनिटी तक क्या हो गया, d/dx पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, है ना। अब देखो डबल डेरिवेटिव यहां चेक कर ही चुके हैं, डबल डेरिवेटिव से कॉन्केविटी मालूम चलती है, देखो जैसे यहाँ पर मालूम चल रही है, डबल डेरिवेटिव हमने निकाला था, तो डबल डेरिवेटिव से हमें कॉन्केविटी मालूम चलती है। देखो 2/3 के आगे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब कॉन्केव अप, और 0 और 2/3 के बीच में डबल डेरिवेटिव नेगेटिव कॉन्केव डाउन, है ना, और 0 के पीछे भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉन्केव अप। देखो ध्यान दो, अब हम लोग कंप्लीट ग्राफ बनाएंगे। देखो पहले तो d/dx देखो यहां पर 0 था, यहां पर देखो 1 था, ऐसे देखो क्या हो रहा है, अगर हम इस फंक्शन में, है ना, x को 0 रखें तो y 0 है, x को 1 रखें तो y -1 है। देखो 0 पर वैल्यू 0 है और 1 पर वैल्यू क्या है बोलो, -1। देखो 1 के पीछे फंक्शन डिक्रीजिंग है, और 0 पर d/dx भी 0 है, तो देखो 0 पर और 1 पर, 2 पॉइंट्स पर d/dx 0 है, और 1 के पीछे फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब देखो, अच्छा कॉन्केविटी भी देखो, 0 के पीछे क्या है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉन्केव अप, देखो 0 के पीछे कॉन्केव अप ऐसे आया, और 0 पर d/dx 0 है, तो देखो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल, और 0 के आगे कॉन्केव डाउन, देखो ऐसे आएगा, ऐसे ये, है ना। और देखो 2/3, देखो 2/3 यहाँ कहीं फिर आएगा, यहाँ पर कहीं देखो 2/3 आएगा,
और मान लो यहाँ पर कहीं देखो ये 1 आएगा, ध्यान दो 1। तो देखो क्या हो रहा है, 0 के आगे है ना क्या हुआ, देखो कॉनकेव डाउन हुआ, ध्यान दो 0 के आगे कॉनकेव डाउन हुआ, ठीक। फिर देखो 2/3 के आगे कॉनकेव अप हो गया, ऐसे ये, और फंक्शन लगातार डिक्रीज कर रहा है, ध्यान दो ऐसे ही ग्राफ देखो लगातार डिक्रीज कर रहा है 1 तक, -∞ से 1 तक ग्राफ लगातार देखो डिक्रीज कर रहा है, देखो 1 तक डिक्रीज किया, 1 पर d/dx 0 हो रहा है, फिर 1 के आगे ग्राफ इंक्रीज कर देगा, देखो ऐसे करके ये रहा, 1 के आगे देखो फिर फंक्शन इंक्रीज कर गया, है ना। देखो 0 पर d/dx 0 है, मतलब देखो 0 पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल, 1 पर d/dx 0, देखो 1 पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल, है ना। देखो 1 के पीछे फंक्शन लगातार डिक्रीजिंग, 1 के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक। देखो 0 के पीछे है डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, कॉनकेव अप, 0 2/3 के बीच में देखो कॉनकेव डाउन, देखो यहां तक कॉनकेव डाउन, 2/3 से 1 तक देखो, बल्कि 2/3 के आगे हर जगह कॉनकेव अप, है ना। 2/3 के आगे देखो हर जगह क्या हो गया, कॉनकेव अप, ठीक। देखो ये 0 तक कॉनकेव अप है, 0 2/3 के बीच में कॉनकेव डाउन, 2/3 के आगे फिर से क्या हो गया बोलो, कॉनकेव अप हर जगह। देखो यहाँ पर ये 1 रखने पर y की वैल्यू क्या है बोलो, -1। देखो यहाँ पर ये 1 रखने पर y की वैल्यू क्या हो रही बोलो, -1 हो रही है। देखो ये हमारा इस फंक्शन का कंप्लीट ग्राफ हो गया। अब देखो जैसे 0 दिख रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देखो 0 पर ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, 0 के पीछे जाएंगे ग्राफ ऊपर है, 0 के आगे जाएंगे ग्राफ नीचे है। 2/3 देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इस पर भी ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, लेकिन देखो 1 पर क्या मिला, 1 पर क्या मिला बोलो, लोकल मिनिमा मिल गया, लोकल मिनिमा, ध्यान दीजिए। देखो 1 पर जो फंक्शन है वो लेफ्ट राइट दोनों की तुलना में नीचे है, मैंने बताया था। इस प्रकार की शेप होती है तो लोकल मिनिमा, इस प्रकार की शेप होती है लोकल मैक्सिमा, ऐसी शेप होती है तब भी लोकल मिनिमा, ऐसी शेप होती है लोकल मैक्सिमा, है ना। उस पॉइंट पर वैल्यू आसपास से ज्यादा तो मैक्सिमा, उस पर वैल्यू आसपास से कम तो मिनिमा, मैंने बताया था आपको डिटेल से सब चीजें, ठीक। तो 1 पर देखो लोकल मिनिमा और मैक्सिमा कहीं भी नहीं, और ध्यान दो यही पॉइंट ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट भी है, तो ये ग्लोबल मिनिमा भी है, ग्लोबल मिनिमा भी देखो यही है। और हाँ, कोई भी लोकल मैक्सिमा नहीं है और ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है। देखो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो इसका ग्लोबल मैक्सिमा भी नहीं मिलेगा, नो लोकल मैक्सिमा, है ना। और क्या देखो हुआ, नो ग्लोबल मैक्सिमा, कोई भी लोकल मैक्सिमा नहीं है, कोई भी ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है। इस 1 पॉइंट पर है लोकल मिनिमा और यही हमारा ग्लोबल मिनिमा भी है, ध्यान दो, ठीक। बोलो अब देखो ग्राफ बनाने से बड़े फायदे होते हैं। देखो जैसे इस फंक्शन की रेंज भी आ गई, देखो जैसे इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, y की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, -1 से लेकर के इन्फिनिटी, है ना। देखो इस फंक्शन की रेंज भी आ गई, ध्यान दीजिए, y की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, -1 से लेकर क्या हो गई बोलो, इन्फिनिटी, इसकी रेंज भी आ गई, ठीक। अच्छा और देखो बहुत सारी बातें ग्राफ से चेक हो सकती हैं, मैंने बताया आपको, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, कंटिन्यूटी, खैर ये पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो हर जगह होगा। देखो जैसे ये वाला पॉइंट क्या होगा ये भी निकाल सकते हैं, जहां पर ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, उसका तरीका देखो क्या होता है, y को 0 पुट कर देना चाहिए, जहां पर एक्स एक्सिस को काट रहा है तो y को 0 पुट कर दो। जब आप y को 0 पुट करेंगे देखो तो क्या मिलेगा, देखो यहां से मान लो अगर हम y को 0 पुट कर दें, देखो क्या हो गया, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब बराबर 0, x क्यूब कॉमन आ गया, 3x माइनस 4 बराबर 0,
देखो एक पॉइंट मिला 0 और एक पॉइंट क्या मिला बोलो 4/3। देखो 0 पर ये ग्राफ काट रहा है एक्स एक्सिस को, और देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4/3 जहां पर ये एक्स एक्सिस को काट रहा है। अब देखो एक्चुअली ये x³ बराबर 0 है ना, तो वहां से x बराबर 0 मिला। देखो x³ बराबर 0 मतलब x की 3 वैल्यू है 0 0 0। तो देखो मैंने बताया था जब रूट रिपीट करता है, जैसे x² बराबर 0 होता है, तो मैंने बताया था वहां पर जो हमारा ग्राफ होता है, ध्यान दो, जब x² बराबर 0 होता है, तो देखो मैंने क्या बताया था कि जब x² बराबर 0 होगा तो मैंने बताया था वहां पर ग्राफ टच करके जाएगा। ध्यान देना, जब x² बराबर 0 होता है, देखो ध्यान दो, तो वहां पर ग्राफ टच करके जाता है। इस बात को ध्यान देना, है ना, जब x² बराबर 0 होगा तो वहां पर ग्राफ टच करके जाता है। जब मैंने बताया था जब रिपीटेड रूट्स होते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर x³ बराबर 0 है तो x की 3 वैल्यू मिल रही है 0 0 0। तो देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात देखो, ये ग्राफ 0 पर टच भी कर रहा है और काट भी जा रहा है। देखो ध्यान दो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। देखो क्या हुआ एक्चुअली, जैसे यहां पर जब आपने y को 0 किया तो एक्चुअली जो मिला वो ये मिला x³ बराबर 0 और x बराबर 4/3। देखो ये तो सिंगल रूट है, लेकिन यहां से हमें मिलना चाहिए 0 0 0, मतलब 3 इक्वल रूट्स और यहां से सिंगल रूट। देखो ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी। जैसे मान लो अगर किसी क्वेश्चन में x² बराबर 0 होता तो x बराबर 0 0 होता, तो मैंने बताया था ऐसे केस में ग्राफ टच करेगा, उस पॉइंट पर ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा, है ना। लेकिन देखो यहां पर 0 0 0 आया, 3 वैल्यूज। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये 0 पर ग्राफ टच भी कर रहा है और काट के भी जा रहा है, मतलब काटते हुए टच कर रहा है। ध्यान दो, ये ग्राफ 0 0 पर क्या कर रहा है, देखो काटते हुए टच कर रहा है। जैसे आपको ध्यान होगा y बराबर x³ फंक्शन, अगर आपको याद हो, देखो y बराबर x³ फंक्शन, जैसे y बराबर x³ फंक्शन देखें, देखो ये ग्राफ ऐसे करके होता है इसका, ये यहाँ पर ऐसे। अब देखो जैसे अगर हम y को 0 रखें तो x³ बराबर 0, तो x बराबर 0 0 0। देखो यहां पर भी यही हो रहा है, 0 पर ग्राफ काट भी रहा है और इस पॉइंट पर टच भी कर रहा है x एक्सिस को, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर हम इसका dy/dx निकालेंगे तो 0 आएगा ना, इस पॉइंट पर अगर इसका dy/dx निकालेंगे तो 0 आएगा। तो ये वही केस है, मतलब 0 पर ये x एक्सिस को टच भी कर रहा है और काट भी रहा है ना। तो अगर सिंगल रूट होता है तो मतलब ग्राफ काटता है, और अगर ऑड नंबर ऑफ रूट होता है, जैसे 3 हो 5 हो 7 हो, तो वहां पर ये देखा हमने ग्राफ टच भी कर रहा है और काट भी रहा है। और इसी प्रकार अगर रिपीटेड रूट्स, जैसे मान लो 2 रूट्स हैं, x² है x4 है, तो वहां पर टच करेगा। देखो जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम y बराबर x² को देखें, तो y बराबर x² का ग्राफ देखो ऐसे जाता है। अब देखो ये 0 पर, जैसे मान लो अगर हम y को 0 कर दें तो x² बराबर 0 आएगा, x बराबर 0 0 आएगा। तो देखो क्या हो रहा है, 0 पर एक ग्राफ x एक्सिस को टच करके ऊपरी ऊपर निकल गया, काट के नीचे नहीं गया। तो मतलब जब रूट 2 होंगे 4 होंगे 6 होंगे तो ये ऐसा करेगा, टच करके एक ही तरफ निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऑड नंबर ऑफ रूट्स हैं, जैसे 3 रूट्स हैं 5 रूट्स हैं 7 रूट्स हैं, तो वहां पर ऐसा केस होगा, मतलब x एक्सिस को टच भी करेगा और फिर एक तरफ से काट के भी जाएगा, मतलब एक तरफ ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा, एक तरफ ग्राफ x एक्सिस के नीचे होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है हमको जरा, ये कई बार बहुत काम आती है हमारे पास। देखो जैसे अब मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम, है ना, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि देखो अगर रूट 3 बार रिपीट होगा या 5 बार रिपीट होगा या 7 बार रिपीट होगा तो ऐसा ही केस होगा। हाँ, अगर रूट अकेला आएगा, जैसे देखो अकेला रूट है, वन टाइम देखो काट के जा रहा है, 4/3 पर देखो काट गया, टच नहीं कर रहा। लेकिन अगर रूट 3 आए 4 आए 3 आए 5 आए 7 आए, तो उस पॉइंट पर वो टच भी करेगा और एक तरफ से काट के भी जाएगा।
टच भी कर रहा है और काट के भी देखो नीचे निकल गया, है ना, ऐसा है। एक तरफ ग्राफ ऊपर है, एक तरफ ग्राफ नीचे है, एक्स एक्सिस के, है ना, एक्स एक्सिस के एक साइड में ग्राफ ऊपर है, एक साइड में ग्राफ नीचे है, मतलब 0 पर ये एक्स एक्सिस को एक तरीके से टच भी कर रहा है और काट के भी जा रहा है, जैसे ये वाला केस देखो, है ना। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ रूट होगा 3 5 7, सिंगल नहीं, 1 नहीं, 1 होगा तो काट के जाएगा। देखो यहाँ पर अकेला रूट था 4/3, देखो काट के जा रहा है, कोई समस्या नहीं। तो अगर अकेला रूट है तो काट के जाएगा। अगर रूट 3 बार रिपीट हुआ या 5 बार रिपीट हुआ या 7 बार रिपीट हुआ तो टच भी करेगा और काट के भी जाएगा, मतलब एक तरफ ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, एक तरफ नीचे होगा, है ना। लेकिन अगर मान लो रूट 2 है, 4 है, 6 है, तो क्या होगा, तो टच करेगा और एक ही तरफ होगा, मतलब देखो ओरिजिन के आगे जाएंगे तब भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है और ओरिजिन के पीछे जाएंगे तब भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, या नीचे भी हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता था कि ओरिजिन के आगे जाने पर भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता और ओरिजिन के पीछे जाने पर भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता। कब, जब रूट 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, 6 बार आएगा, तब ऑड इवन नंबर ऑफ टाइम्स जब रूट आएगा ना, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। और जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा तो हमने बताया आपको कि टच भी करेगा और काट के भी जाएगा। अगर रूट अकेला है तो कन्फर्म है, काट के जाएगा। देखो अब इससे क्या फायदा होता है, ध्यान दो। देखो यहाँ पर जैसे ये हमने ग्राफ बना लिया इस फंक्शन का, तो देखो हमने कई बातें एक साथ सीखी। हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी सीखा। अब देखो यहीं से स्टेशनरी पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जहां पर d/dx 0 है, देखो 0 है और 1 है, इन दोनों पॉइंट्स पर d/dx 0 है, ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स हो गए, है ना। देखो फिर क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, जहां पर डिफरेंशिएशन 0 हो या जहां पर d/dx एग्जिस्ट ना करे। तो खैर d/dx यहाँ हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, तो यही दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स भी हो गए, कौन से, 0 भी और 1 भी, यही दोनों हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स भी हो गए और यही दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स भी हो गए, है ना। तो अब उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी आपने देखा, मैक्सिमा देखा, मिनिमा देखा, सब देखा। देखो ध्यान दो, एक बात जैसे बताना मैं आपको चाहता हूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान दो। जैसे मान लो इसको बनाओ, मान लो अगर हम इसके मॉड का ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लो अगर हम इस फंक्शन के मॉडुलस का ग्राफ बनाते हैं तो देखो क्या होता है। इसको लिखो, मिटाने जा रहा हूं मैं, लिखो जरा फटाफट इसको। देखो मिटाता हूं इसको। देखो मान लो अगर हम लोग ग्राफ इसके मॉडुलस का बनाए, देखो y बराबर मॉडुलस ऑफ 3x की पावर 4 माइनस 4x³। देखो क्या होगा, क्या होता है आपको याद है, जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है वो ऊपर जाएगा। देखो ऐसे करके ये, और जो नीचे है जो ऊपर है वो फिर ऊपर ही रहेगा, ऐसे ये, हाँ? ये वाला पॉइंट देखो 1 होगा, यहां पर देखो कहीं 2/3 आएगा, ठीक है, और ये देखो ऐसा होगा, ठीक है ना, ऐसे देखो, ठीक है। देखो क्या हुआ, जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे था ऊपर चला गया, जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर था ऊपरी रहा, और देखो ये भी ग्राफ x एक्सिस के ऊपर था, देखो ये ग्राफ ऊपर ही रहा। देखो ऐसा होता है ना, मिरर इमेज बनता है। देखो इसका मिरर इमेज ऐसे आएगा, ये और ये और ये ऐसे करके, देखो एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज आ गया, है ना। देखो इसी ग्राफ का मिरर इमेज देखो ऊपर बन गया, ठीक। देखो 2/3, देखो जो 2/3 है ना, देखो अब यहां पर क्या हुआ, देखो
जो जीरो था वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखो नहीं रह गया, है ना। यहां पर देखो जीरो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं रह गया। देखो जैसे यहां पर जीरो के एक तरफ कॉनकेव अप था, एक तरफ कॉनकेव डाउन था, लेकिन जैसे ही ग्राफ तुमने ऊपर भेजा, देखो ये वाला ये ग्राफ था ना ऐसा, इसका तुमने मिरर इमेज लिया, तो देखो यहां पर क्या हुआ, एग्जैक्टली ऐसा ग्राफ ऊपर बना। तो मतलब अब देखो जीरो पर फंक्शन अपनी कॉनकेविटी नहीं बदल रहा, अब फंक्शन जीरो पर अपनी कॉनकेविटी देखो नहीं बदल रहा है, ध्यान दो। मतलब अब जीरो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं रह गया, है ना। हाँ 2/3 देखो अभी भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। देखो ये है अपना कॉनकेव अप, फिर क्या हो गया बोलो कॉनकेव डाउन, ऐसे करके देखो ये, है ना। मतलब जो चीज कॉनकेव डाउन थी इसमें देखो वो कॉनकेव अप बन गई, और जो कॉनकेव अप था देखो वो बन गया कॉनकेव डाउन, यहां तक उल्टा हो गया। मतलब इसके नीचे वाला जो पोर्शन था, एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला पोर्शन था उसमें उल्टा हुआ। जो कॉनकेव डाउन था देखो वो कॉनकेव अप बन गया, और जो कॉनकेव अप था देखो वो कॉनकेव डाउन बन गया, है ना। ऐसा देखो यहां पर हुआ। तो 2/3 अभी भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, लेकिन देखो जीरो अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं रह गया, है ना। और देखो ये 4/3। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या आई वो ये कि देखो 4/3 पर कॉर्नर है, मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन देखो जीरो पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जीरो पर देखो ये फंक्शन अभी भी डिफरेंशिएबल है, जबकि देखो 4/3 पर कॉर्नर है, नॉट डिफरेंशिएबल है ना। तो देखो जीरो पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब जहां पर ग्राफ टच करके जाएगा उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। और जहां पर ग्राफ काट के जाएगा उस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। देखो जैसे यहां पर ये वाला केस है ना। तो क्या हो रहा है देखो जीरो पर अभी भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन 4/3 पर देखो ये फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, है ना। और जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे था उसमें कॉन्केविटी पर फर्क पड़ गया। मतलब देखो ध्यान दो क्या हो रहा है कि 0-2/3 के बीच में देखो ये फंक्शन कॉन्केव डाउन था, ये कॉन्केव अप हो गया, और इसके आगे देखो कॉन्केव अप था, देखो ये कॉन्केव डाउन हो गया, उल्टा हो गया यहाँ पर मॉडुलस लगाने से। उस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस के नीचे था उसमें उल्टा हुआ, जो एक्स एक्सिस के ऊपर था उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, ध्यान दो। जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे था देखो उसमें चेंजेस आ गए, है ना। और देखो जीरो पर ये डिफरेंशिएबल है, जीरो पर देखो ये डिफरेंशिएबल है, 4/3 पर देखो नॉन डिफरेंशिएबल। हाँ अब देखो जीरो पर लोकल मिनिमा हो गया, ध्यान दो, लोकल मिनिमा देखो जीरो पर हो गया, और 4/3 पर क्या हो गया, इस पर भी देखो लोकल मिनिमा आ गया। 1 पर लोकल मैक्सिमा है अभी भी, ठीक। तो मॉडुलस लगाने से देखो कॉन्केविटी में चेंजेस आ जाते हैं, मैक्सिमा मिनिमा में चेंजेस आ जाते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे यही क्वेश्चन अगर हमसे डिफरेंशिएबिलिटी पूछा जाता, मान लो इस सवाल का अगर हमसे डिफरेंशिएबिलिटी पूछा जाता, तो हम ग्राफ बना के समय क्यों खराब करते। अगर यही क्वेश्चन हमसे डिफरेंशिएबिलिटी का होता तो हम ग्राफ बना के समय बिल्कुल नहीं खराब करते। ये नहीं कि इस सवाल को हम ग्राफ से करते, ग्राफ तो बनाया तो मैंने आपको बता दी ये बात। देखो क्या हो रहा है, देखो यहां पर ध्यान दो, देखो अगर जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता हमसे y बराबर मॉड ऑफ 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, और हमसे डिफरेंशिएबिलिटी पूछा जाता, तो हम ग्राफ बना के समय बिल्कुल नहीं खराब करते, ध्यान देना। हम देखो करते क्या, यहां से देखो हम x क्यूब कॉमन लेते तो 3x माइनस 4 आ जाता, ठीक। अब देखो यहां पर मॉडुलस को अलग अलग कर देते, ऐसे करके ऐसे कर देते। अब देखो कंटिन्यूअस तो ये है, अब देखो मॉडुलस वैल्यू कहां चेंज करेगा, 0 पर और 4/3 पर। ये दो पॉइंट देखो यहां पर शक के दायरे में आते हैं। हाँ भाई देखो ये
मॉड ऑफ एक्स क्यू है तो 0 पर वैल्यू चेंज करेगा, और ये वैल्यू चेंज करेगा कहां पर बोलो 4/3 पर। अब देखो इन दोनों पॉइंट पर चेक करते हैं। जैसे मान लो अगर हम 0 पर चेक करते हैं, अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट लगाते हैं, है ना, क्योंकि देखो डिफरेंशिएबिलिटी का देखो यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं, ध्यान दो, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी का हम लोग देखो यहाँ पर शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्यों है? पॉलिनोमियल है, वो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस का मॉड भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। देखो ध्यान दो, अब ऐसे 0 के राइट में जाते तो एक्स क्यूब पॉजिटिव होता, तो मॉड एक्स क्यूब के बराबर हो जाता, और देखो ये क्या होता, ये मॉडुलस अपनी वैल्यू बदलता। देखो ये क्या है बोलो, 3x - 4 है, तो इसकी वैल्यू 3x - 4 आती अगर x 4/3 से ज्यादा होता, और ये 4 - 3x आता अगर x 4/3 से कम होता। तो देखो x 0 से बड़ा है, इसका मतलब वो 4/3 से अभी भी कम है, तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे बोलो, इसकी वैल्यू लेंगे 4 - 3x, है ना। हम 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, तभी देखो ग्रेटर देन 0 पर हमने फंक्शन को लिया। अब देखो ये अंदर भेज दो, तो 4x³ - 3x की पावर 4, देखो dy/dx क्या हो गया, देखो dy/dx क्या हो गया बोलो, ये हो गया 12x² - 12x³, है ना। अब देखो x को 0 पुट कर दोगे तो dy/dx की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, ध्यान दो, ठीक। तो देखो इसका मतलब हुआ कि ये 0 पर हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, है ना, ये 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अच्छा इसी प्रकार देखो अगर हम 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते तो लेस देन 0 लेते, x³ भी लेस देन 0 होता, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती, और देखो ये x 0 से छोटा है मतलब 4/3 से भी छोटा है, तो ये 4 - 3x आता, y क्या हो गया बोलो, ये हो गया 3x की पावर 4 - 4x³, dy/dx 0, dy/dx निकालते 12x³ - 12x², x को 0 पुट करते तो देखो dy/dx की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देखो क्या हुआ, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ रहे हैं, मतलब 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वही देखो यहां से भी प्रूफ हो रहा है ना। 0 पर हम ध्यान दें तो देखो 0 पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो 0 पर इक्वल आ रहा है, तो 0 पर हम कहेंगे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसी प्रकार जब हम 4/3 पर चेक करेंगे तो नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा, अब चेक करके देख लो चाहे, है ना। तो डिफरेंशिएबल, अगर मान लो डिफरेंशिएबिलिटी पूछा होता तो हम ग्राफ पर नहीं जाते, तो हम सीधे सीधे ऐसे अपने शॉर्टकट मेथड से डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं, है ना। अब देखो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सिर्फ एक है, वो क्या है बोलो 2/3। अब जैसे मान लो इसी फंक्शन का अगर वो हमसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछता तो भी हम ग्राफ पर नहीं जाते। जैसे इस फंक्शन का अगर हमसे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्राफ पर जाते, है ना, तो हम इसी का यूज करके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते। देखो क्या करते, पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते, है ना, पहले देखो हम लोग क्या करते, फंक्शन को डिफाइन कर लेते। देखो कैसे डिफाइन करते, देखो ध्यान दो, देखो इसको मिटा देते हैं यहां पर। देखो जैसे मान लो, है ना, तो हम लोग 4/3 पर चेक कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही 4/3 पर नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, चेक कर लेंगे। देखो अब जैसे मान लो अगर हमसे इस मॉडुलस वाले फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा जाता, है ना, अगर मान लो हमसे इस मॉडुलस वाले फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा जाता, देखो ये फंक्शन है अपना y बराबर मॉड ऑफ 3x की पावर 4 - 4x³, ठीक है।
मान लो इस फंक्शन का हमसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा जाता, ठीक है। देखो क्या होता, पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हो, कैसे डिफाइन करते, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, देखो x क्यूब कॉमन लेते तो 3x माइनस 4 है ना। अब देखो क्या होता कि वही अपना वेविकर मेथड, 0 होता, 4/3 होता, देखो क्या होता, ये होता पॉजिटिव, पावर 1 है तो होता नेगेटिव, देखो पावर ऑड है फिर होता पॉजिटिव, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले अंदर के फंक्शन को ये देखते हैं कि आखिर ये फंक्शन कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव, मॉड को डिफाइन करने के लिए। देखो 4/3 के आगे ये पॉजिटिव, स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से हमेशा, पॉजिटिव 4/3 की देखो पावर 1 है, ऑड रूट है तो माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये पावर 3 है, फिर से वैल्यू ऑड रूट है तो फिर से साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस प्लस। इस पर साइन चेंज हुआ क्योंकि देखो पावर 1 है, ऑड रूट है, इस पर भी साइन चेंज हुआ क्योंकि देखो पावर 3 है, ऑड रूट है। देखो क्या हुआ, ये फंक्शन क्या हो जाता, देखो ये फंक्शन हो जाता 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, है ना, पॉजिटिव कब, अगर x 0 से छोटा है या x 4/3 से छोटा है। और देखो 0 और 4/3 के बीच में देखो इक्वल लगाते हैं हमेशा ग्रेटर के साथ में, जैसे x ग्रेटर देन 0 था तो यहाँ इक्वल लगाया, ग्रेटर देन 4/3 यहाँ इक्वल लगाया। देखो इस केस में नेगेटिव था, नेगेटिव का मतलब माइनस ऑफ दिस हो जाता, ये फंक्शन ऐसे करके ऐसे हो जाता मान, है ना, ठीक है। देखो 4/3 के आगे और 0 के पीछे पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब उसी के बराबर, 0 4/3 के बीच में नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब माइनस ऑफ दैट। अब जैसे मान लो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए होता, तो देखो जैसे डबल डेरिवेटिव को देखते कि भाई कहां पर साइन चेंज कर रहा है, देखो क्या होता, देखो देखो अब एक बात तो ये समझ लो कि 4/3 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था, अभी देखा था हमने ये फंक्शन 4/3 पर डिफरेंशिएबल नहीं था, है ना। 4/3 पर देखो ये फंक्शन, अभी देखो जब हमने इसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया था तो एक्चुअली देखो हम यही तो कर रहे थे, जैसे 0 के पीछे जो फंक्शन लिया था वो देखा होगा आपने ये था, और 0 के आगे जो फंक्शन लिया था देखो वो ये था। अभी जब हमने 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया था तो हमने वो यही काम किया था दूसरे तरीके से, है ना। 0 के लेस पर देखो ये फंक्शन आया होगा, चेक करो, और देखो 0 से ग्रेटर पर ये फंक्शन आया होगा, चेक करो, अपने आप ही आया होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता, जैसे हम लोग डबल डेरिवेटिव, देखो जैसे 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई समस्या नहीं है ना। 4/3 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, देखो ध्यान दो 4/3 पर d/dx एग्जिस्ट नहीं करता, तो मतलब 4/3 पर d/dx नॉट एग्जिस्ट, हम चेक कर सकते हैं, हम देखो यहीं से चेक कर सकते हैं, 4/3 के आगे जाएं d/dx निकालें, 4/3 के पीछे d/dx निकालें, बराबर नहीं आएंगे, है ना। और 0 पर d/dx था, 0 पर d/dx एग्जिस्ट कर रहा था, देखा था हम लोगों ने, ठीक है। हम चाहे तो 4/3 पर चेक कर सकते हैं, 4/3 के ग्रेटर पर जाएं, d/dx निकालें, उसमें 4/3 पुट कर दें, वो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। 4/3 के लेस पर गए, इस फंक्शन को उठाएं, d/dx निकालें, उसमें 4/3 पुट कर दें, वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। दोनों बराबर नहीं आएंगे तो 4/3 पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। देखो अब जैसे 4/3 पर d/dx एग्जिस्ट नहीं करता है तो 4/3 पर डबल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे इसी फंक्शन का अगर हम डबल डेरिवेटिव 4/3 पर निकालना चाहें तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा 0 पर d/dx एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0 पर डबल डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करेगा, हो सकता है 0 पर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, चेक करना पड़ेगा। तो मतलब ये बात समझ लो कि जैसे एक पॉइंट पर सिंगल डेरिवेटिव नहीं आ रहा
तो इसका मतलब उस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, 4 डेरिवेटिव, 5 डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब इस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव हो चाहे ट्रिपल डेरिवेटिव हो, ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान देना, नॉट एग्जिस्ट। लेकिन 0 पर डी बाई डी एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है नहीं कि डबल डेरिवेटिव हमेशा आएगा। डबल डेरिवेटिव आ सकता है ना, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ध्यान देना हमेशा ये बात, है ना। अगर सिंगल डेरिवेटिव आ रहा है तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसको फिर चेक करना पड़ेगा। पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालो, है ना, फिर डबल डेरिवेटिव निकालो, है ना। तो ध्यान देना यहां पर कि अगर किसी पॉइंट पर सिंगल डेरिवेटिव नहीं है तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कभी नहीं होगा, और अगर किसी पॉइंट पर सिंगल डेरिवेटिव है तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के चांसेस बनते हैं, उसको फिर चेक करना पड़ जाएगा कि पहले 0 पर डी बाई डी एक्स निकालो, फिर उसके लेफ्ट राइट का फंक्शन देखो, फिर डबल डेरिवेटिव देखो। ठीक है, इस बात को समझ लो। अच्छा, अब देखो, जैसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करना चाह रहे थे, तो देखो क्या हुआ। देखो जैसे इस फंक्शन को देखें जो 0 के पीछे है और 4/3 के आगे है, इस फंक्शन को देखें, देखो देखते हैं, इस फंक्शन को लें, इस वाले